इसमें आपको पता है कि 3 पोर्शन है इसमें। एक इक्विटी है, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, तीसरा ट्रस्ट एक्ट है। तो ऑलरेडी हम सिलेबस तो थॉरली सारा कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, और अब रिवीजन कैंप चूँकि चल रहा है, इसके अंदर रिवीजन करते करते हम गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे सारे का सर सारा आपकी सिलेबस। आवाज नहीं आ रही क्लियर, सारी डिस्टर्ब आ रही है आवाज। सब आ रही, चले करते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर अब आ रही है। ठीक आ रही है आवाज़? जी सर अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, जिन्होंने पढ़ा है पूरा साल, उनको पता है हमारे सब्जेक्ट के हवाले से भी कि हम 3 बुक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर इक्विटी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और उसके अलावा ट्रस्ट एक्ट है। तो पहले तो हम थॉरली पढ़ चुके हैं, और हम उस जो इनकी जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था और उसका जो पैटर्न था, एग्जामिनेशन पैटर्न, उस हवाले से हम पढ़ते रहे हैं सारा सिलेबस। अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने नई इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी अब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन देगी। तो उस हवाले से अब हमने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा कंसर्न अब पेपर पैटर्न के हवाले से है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं वो फाइंड आउट किए हुए आपके लिए, तो जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकेगी। प्रोबेबली यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन देगी इसी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोई मॉडल उन्होंने जारी नहीं किया किसी भी बुक के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। तो अब कोशिश करते हैं इनको बारी बारी करने की, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन ये। फिर इसके अलावा ऑप्शंस होंगी, जिनमें कोई एक सिलेक्ट करनी होगी, 3-4 ऑप्शंस दी जा सकती हैं, और इस तरह करके मेरे ख्याल में तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा सारा। अगर इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो हो सकता है कि 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आ जाए आपको कोई शॉर्ट नोट, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होता है क्वेश्चन। तो अदरवाइज बाकी जो थॉरो क्वेश्चन थे, वो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन, वो अब चूँकि नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें स्टडी तो पूरी की, जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे हम उस सारे की करनी पड़ेगी, और इसलिए फिर कोई पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन दे दे, लेकिन उसको कैसे प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है, उस हवाले से मैं आपको क्वेश्चन आज करवाना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, वो ये है, इक्विटी हैड नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट्स गैप्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इक्विटी हैड नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट्स गैप्स। नीचे ऑप्शंस हैं इसके। पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन है क्या। इक्विटी हैड नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट्स गैप्स। अब हम इक्विटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्विटी इंसाफ को कहते हैं, बराबरी को भी कहते हैं, दादरसी को भी कहते हैं, और इक्विटी की ग्रोथ को भी हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी की ग्रोथ कहाँ से हुई थी? सबसे पहले कॉमन लॉ था। कॉमन लॉ जब पूरी तरह से रिलीफ नहीं दे पाता था, तो फिर कुछ लोग जो थे वो उनको पूरा इंसाफ नहीं मिलता था। तो उस इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फिर इक्विटी की सपोर्ट ली गई। तो इसने कॉमन लॉ को करटेल नहीं किया, बल्कि उसके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड की है, और
उसको इन्हांस किया है, और उसके जो गैप थे, उसके जो लेकुनास थे, जहाँ पे वो खामोश हो जाता था, जहाँ पे वो साइलेंट हो जाता था, वहाँ पे आके इक्विटी ने उसको सपोर्ट किया है। तो फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। इक्विटी हैड नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट्स गैप्स। वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा ही है कि इक्विटी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया लॉ को, कॉमन लॉ को, बल्कि उसको फुलफिल किया है, इसके जो गैप्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि पहली ऑप्शन जो है ट्रू वाली, ये इसका आंसर होगा। ट्रू। जी, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, इक्विटी इज द बॉडी ऑफ रूल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। इक्विटी इज द बॉडी ऑफ रूल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स। पूछ रहा है क्वेश्चन कि इक्विटी उन रूल्स का मजमूआ है जो कॉमन लॉ कोर्ट्स में अपनाए जाते हैं, जिनको फॉलो किया जाता है। और नीचे ऑप्शन दे रहा है, वेदर इट इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है फॉल्स, और थर्ड है नन ऑफ द अबव। तो इक्विटी इज द बॉडी ऑफ रूल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स। अब कॉमन लॉ कोर्ट्स के जो रूल्स हैं वो अपने रूल्स हैं उनके, और जो इक्विटी की जो कोर्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो दे रहा है वो ब्रिटिश या इंग्लिश कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। वो कोर्ट्स वहाँ पे सेपरेट हैं, और जो इक्विटी की कोर्ट है उसको इक्विटी रूल्स के तहत उसको चलाया जाता है। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है क्या इक्विटी के जो इक्विटी की कवानीन हैं, इक्विटी इज द बॉडी ऑफ रूल्स, यानी कि उन कवानीन का मजमू है जो कॉमन लॉ में चलाए जाते हैं कवानीन। बल्कि ये गलत बता रहा है, ऐसा नहीं है। कॉमन लॉ के कोर्ट्स इक्विटी के रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सेकंड ऑप्शन, यानी कि फॉल्स। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, इन रियलिटी इक्विटी वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉमन लॉ। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। इन रियलिटी इक्विटी वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉमन लॉ। तो क्या ये ऐसा था कि इक्विटी कॉमन लॉ के अगेंस्ट थी? इन रियलिटी, कॉमा है आगे, इक्विटी वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉमन लॉ। पूछ रहा है वो कि क्या दर हकीकत इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ के अगेंस्ट थी, खिलाफ थी? तो ऑप्शंस नीचे हैं। ट्रू, पहला ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ऑप्शन फॉल्स है, थर्ड है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि इक्विटी जो है वो सपोर्ट में आई है लॉ की, ना कि उसके अगेंस्ट आई है। तो वो जो बात कर रहा है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, यानी कि फॉल्स। अब फोर्थ क्वेश्चन, इक्विटी imputes an intention to fulfill the obligation। ये एक मैक्सिम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्विटी imputes an intention to fulfill the obligations। अब वो कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। वो कह रहा है इक्विटी imputes an intention to fulfill the obligations means when a person is under an obligation to do an act and he does some other acts which is capable of being considered as a fulfillment of his obligation, the later act will be so considered। दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि इक्विटी imputes an intention to fulfill the obligation। ये एक मैक्सिम है,
उसका मीनिंग बता रहा है। हम पढ़ चुके हैं इस मैगजीन को कि इक्विटी जो है वो इंटेंशन को देखती है, कॉन्शियस को देखती है, ना कि जो एक्ट्स होते हैं, जो एक्ट्स परफॉर्म हो चुके होते हैं उनको नहीं देखती। बाज़ औक़ात इंटेंशन एक पर्सन एक इंटेंशन शो कर देता होता है, लेकिन उस इंटेंशन के मुताबिक आगे चल के वो एक्ट परफॉर्म नहीं होता, कोई और एक्ट परफॉर्म हो जाता है। तो उस सूरत के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जो एक्ट होना था वो चूंकि हुआ नहीं है, इसलिए कोई रिलीफ नहीं मिलेगा उस शख्स को जिसकी वो रिलीफ का वो हकदार था, जिसकी वो दादरसी बनती थी। तो इसकी एक एग्जांपल भी थी जो हमने पढ़ी थी कि जिसमें एक शख्स था जिसने अपने मैरिज सेटलमेंट के अंदर 50,000 रुपीज़ एक ट्रस्टी के हवाले किए थे कि आपने इसकी लैंड परचेज करनी है। तो अब उसके बाद वो शख्स फौत हो जाता है और ट्रस्टी जो है वो लैंड परचेज करता है, लेकिन वो उसके फौत होने के बाद करता है। इसको हम बुक है मेरे पास, यहाँ से इसको गो थ्रू करते हैं, आपको याद भी आ जाएगा। ये सॉर्डन वर्सेस सॉर्डन केस था, जिसके अंदर वो लिखता है अ हस्बैंड covenanted with the trustees of his marriage settlement to pay to them $50,000 to be laid out by them in purchase of land in a particular area D। यानी कि वो 50,000 जो करेंसी है वहाँ की, यूरो है, डॉलर है, जो भी आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, आप पाकिस्तान की हवाले से भी एग्जांपल दे सकते हैं अगर इस केस लॉ को नहीं मेंशन करते। अगर इसको मेंशन करते हैं तो फिर सेम करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि 50,000 रुपीज़ उसने जो ट्रस्टी हैं उनके हवाले करने के लिए एक कोविनेंट किया। कोविनेंट मीन एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट कहते हैं प्रॉमिस के हवाले से। एग्रीमेंट वो नहीं है जिसके अंदर उनके हवाले से कुछ देना हो उसने ट्रस्टीज ने, बल्कि ये है कि एक वादा किया है, प्रॉमिस किया है हस्बैंड ने। हस्बैंड मीन वो वाइफ के साथ प्रॉमिस कर रहा है कि आपको मैं 50,000 रुपये दूंगा, और ट्रस्टी भी अपॉइंट कर देता है और एरिया भी बता देता है कि डी एरिया है जहाँ पे आपने ये परचेज करनी। ही इनफैक्ट नेवर पेड द सम। ज्वाइन कर दें। अच्छा, अब वो कहता है कि वो बात कर देता है, प्रॉमिस कर देता है वो जो हस्बैंड है, लेकिन इनफैक्ट फैक्चुअली वो पेड नहीं कर पाता। बट आफ्टर मैरिज परचेज्ड लैंड एट डी इन हिज ओन नेम। शादी जब हो जाती है तो उसके बाद वो डी जो एरिया पहले उसने अपनी वाइफ के लिए फिक्स किया हुआ था कि वो वहाँ पे उसको एक लैंड परचेज करके देगा, वहाँ पे वो अपने नाम पे लैंड परचेज कर लेता है। इसके बाद जब उसने अपने नाम पे लैंड परचेज की, और वो लैंड कितने की परचेज की, वो उसी अमाउंट की जो ऑलरेडी उसने फिक्स की थी। उसके बाद ही डाइड एंड कुड नॉट ब्रिंग द लैंड इनटू सेटलमेंट। अब वो लैंड परचेज करता है अपने नाम पे, फर्दर वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करता अपनी वाइफ के नाम पे, उससे कबल ही उसकी डेथ हो जाती है। इक्विटी कोर्ट्स कंस्टिट्यूट दैट ही परचेज लैंड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द कोवेनेंट। यहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो उसकी वाइफ है, जिसके साथ ये कोवेनेंट हुआ था, प्रॉमिस हुआ था कि उसको मैरिज सेटलमेंट के तौर पर वो लैंड परचेज करके दी जाएगी। अब कॉमन लॉ की कोर्ट को देखा जाए तो हस्बैंड ने वाइफ के साथ फ्रॉड कमिट किया है। कॉमन लॉ की कोर्ट जो है वो अगर वहाँ पे केस चलाया जाएगा तो वाइफ अगर वहाँ पे केस चलाएगी तो उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। वहाँ पे कॉमन लॉ की कोर्ट कहेगी
कि चूंकि लैंड वाइफ के नाम पे नहीं थी, तो इसलिए वो जो कॉविनेंट था वो प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आया था, तो इसलिए आप उसकी हकदार नहीं हो। लैंड चूंकि हस्बैंड ने अपने नाम पे करवाई थी, इसलिए फिर उसके जो लीगल एयर्स होंगे बाकी वो हकदार भी होंगे साथ। लेकिन इक्विटी की जो कोर्ट है, इक्विटी कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंटेंशन उसकी ये थी कि इस अमाउंट की वो प्रॉपर्टी जो परचेज करेगा वो ट्रस्टी की जिम्मेदारी थी कि उनको उनके हवाले किया जाएगा, उसकी वाइफ के हवाले किया जाएगा। तो इसलिए इस मैगज़िन के थ्रू अब जो उसने एक्ट परफॉर्म किया था वो ऐसा ही समझा जाएगा कि वो जो लैंड परचेज की है उस डी एरिया के अंदर वो उसने अपनी वाइफ के लिए परचेज की है, तो इसलिए फिर वहाँ पे उसको रेमेडी मिल जाएगी। अब इस सारे को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। इक्विटी imputes an intention to fulfill the obligation means when a person is under an obligation to do an act and he does some other act which is capable of being considered as a fulfillment of his obligations। अब हस्बैंड की जो ऑब्लिगेशन थी वो ऐसे ही कंसिडर की जाएगी, जो उसने लैंड परचेज की है अपने नाम पे वो ऐसे ही कंसिडर की जाएगी कि जैसे उसने अपनी वाइफ के नाम पे परचेज की। तो इसके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स और सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चूंकि ऑलरेडी उसने बता दिया है कि इसका मीनिंग यही है कि जो उसने कर दिया है वो उसको इंटेंशन को देखा जाएगा ना कि उसके एक्ट को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। जी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। ये भी इसी से मिलता जुलता एक मैगजीन था जिसके अंदर हमने पढ़ा था। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच ऑट टू बी डन। टू बी डन या टू हैव बीन डन, ये दो तरह से इसको पूछा जा सकता है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ये मैगजीन इस तरह बयान हुआ है, इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। तो ऑप्शन हैं ट्रू, ए ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स, सी ऑप्शन है नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, जो ऑलरेडी दो उन्होंने ऑप्शन दिए। तो इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन, इसकी भी एक एग्जांपल थी, हमने पढ़ी थी। ट्रू जी, आंसर तो इसका ट्रू है। तो इसकी एक एग्जांपल ये थी, अगर तो आपको क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, नहीं तो फिर एग्जांपल पढ़ लेते हैं। नहीं, सबको क्लियर नहीं होगा, बता दें सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जी, यहाँ पर था कि ए एक पर्सन है, बाय हिज विल लीव्स ₹50,000 टू टी। टी एक सेकंड पर्सन है, ए फर्स्ट पर्सन है, जो एक वसीयत के तहत 50,000 रुपए ट्रस्ट के तौर पर, टी एक ट्रस्टी है, उसको ट्रस्ट के तौर पर दे देता है कि वो उससे लैंड परचेज करेगा उन 50,000 रुपयों से फॉर द यूज ऑफ पी। ये पी वो बेनिफिशरी है जिसके फायदे के लिए, जिसके इस्तेमाल के लिए उसने वो परचेज करनी थी लैंड, वो पी शख्स है। टी, अब जो ट्रस्टी टी डज नॉट परचेज लैंड, वो लैंड नहीं परचेज करता, एंड पी बाय द टाइम डाइज, पी जो ऑथर, ट्रस्ट का ऑथर है, जो उन 50,000 को का जो मालिक है, वो उसकी डेथ हो जाती है। कब? अभी वो लैंड परचेज नहीं हुई। जी हाँ। लीविंग ऑल इमूवेबल्स टू एक्स,
and the rest of his property to Y. जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वो X को जाती है, और जो मूवेबल है, रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मीन मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो Y को जाती है। यानी कि उसको वो कह चुका होता है कि अपनी लाइफ के अंदर के इमूवेबल प्रॉपर्टी X को जाएगी और मूवेबल प्रॉपर्टी Y को जाएगी, जो लीगल एयर्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु शुड गेट द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज। चूंकि ये जो 50,000 रुपीज थे ये फिक्स हुए थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लैंड के लिए। अब वो लैंड परचेज अभी होनी थी, उससे कबल ही डेथ हो जाती है और लैंड भी नहीं परचेज की जाती। अब उसके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई रकम, आगे जो लीगल एयर्स हैं वो उनके अंदर ये तनाज़ा है कि वो इस रकम को कौन हासिल कर पाएगा। 50,000 रुपीज़ तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर कॉमन लॉ की कोर्ट के मुताबिक इसका फैसला हो तो फिर इसको वो जो मूवेबल के हकदार हैं वाई जो हैं उनको ये 50,000 रुपये जाने चाहिए। लेकिन हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच ऑट टू बी डन। जो होना चाहिए था, जो ज़रूरी था, एक बाज़मीर शख्स के जहन के मुताबिक जो होना चाहिए था उसको देखा जाएगा, ना कि जो हो चुका है या जो नहीं हुआ है उसको नहीं देखा जाएगा। तो इसके मुताबिक Y says that he is entitled to the money as it has remained so Y जो था वो चूंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का हकदार था, वो कहता है कि ये मूवेबल है इसलिए मुझे मिलनी चाहिए ये प्रॉपर्टी। और इसके अलावा दूसरा जो था X, वो कहता है कि चूंकि इसका मकसद क्या था कि इन रकमों से लैंड परचेज करनी थी, तो लिहाजा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होने थे, तो इसलिए X हकदार है इसका। अब had he not omitted his duty of purchasing the land, ये तो उसकी ड्यूटी थी ना कि वो परचेज करे लैंड को, उसकी तरफ से भी गफलत हुई है। अब जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे है। यहाँ पर देखा जाएगा हकदार को क्या हक मिल रहा है, क्या उसका रिलीफ, उसकी रेमेडी, उसकी दादरसी, कहीं उसकी तो हक तलफी नहीं हो रही। इस हवाले से जब इक्विटी कोर्ट ने फैसला किया तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस रकम को कंसीडर किया गया और वो एक्स के हिस्से में रकम गई। तो इस तरह क्वेश्चन फिर इसका आंसर क्या बनता है, ट्रू वाला। इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। जो होना चाहिए था इक्विटी कोर्ट उसी को रिगार्ड करेगी, उसी को फॉलो करेगी, उसी को देखेगी, ना कि जो नहीं हुआ है उसको देखेगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू आंसर है, यानी कि ट्रू है। क्लियर है जी आपके? जी जी सर क्लियर है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आप एमसीक्यू दिखा रहे हैं उसको स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए। स्क्रीन पे मैं अपलोड कर दूंगा बाद में। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक मैक्सिम है। इक्विटी डिलाइट इन इक्वालिटी, ये मैक्सिम हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी डिलाइट इन इक्वालिटी, इक्विटी और इक्वालिटी में एक डिफरेंस है, मीनिंग का डिफरेंस है। और इक्विटी का आपको पता है कि इसका मतलब बड़ा वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं। इसका मतलब बराबरी भी है, इसका मतलब मसावात भी है, इसका मतलब इंसाफ भी है, इसका मतलब ज़मीर भी है। ये सारे मीनिंग इसके अंदर आ जाते हैं। इक्विटी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और वो कह रहा है कि इक्विटी डिलाइट्स इन इक्वालिटी।
डिलाइट का मतलब होता है टू फील हैप्पी, खुश होना। तो क्वेश्चन कर रहा है इक्विटी डिलाइट्स इन इक्वालिटी मींस इक्विटी इज नॉट इक्वालिटी। क्वेश्चन को आपने समझना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन समझने के अंदर ही सारा आंसर छुपा होता है। इक्विटी डिलाइट्स इन इक्वालिटी, ये तो एक मैक्सिम हो गया, आपने इसको रोमन्स में या कोमा के अंदर लिख के सेपरेट कर लेना है कि ये एक मैक्सिम है। यहां तक इक्विटी डिलाइट्स इन इक्वालिटी। आगे इसको देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। मींस कहता है कि जो पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसका मतलब है मींस इक्विटी इज नॉट इक्वालिटी। इक्विटी इज नॉट इक्वालिटी। हम तो पढ़ चुके हैं कि इक्विटी के अंदर इक्वालिटी भी आती है। तो इसके जो ऑप्शंस दिए उसने, पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो फॉल्स है ये, इसका ट्रू आंसर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी मींस, आगे खाली जगह है और वो पूछ रहा है कि इक्विटी मींस, ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मोरालिटी, सेकंड ऑप्शन नेचुरल जस्टिस, थर्ड ऑप्शन अपराइटनेस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा जी? इक्विटी मींस, इक्विटी मींस सर नेचुरल जस्टिस। दोबारा से सुन लें। इक्विटी मींस डैश। अब आंसर इसके ऑप्शंस हैं। नंबर 1 मोरालिटी, यानी कि क्या मॉरल वैल्यूज को देखती है इक्विटी। नंबर 2 है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस को देखती है क्या। नंबर 3 अपराइटनेस, जो एक चीज है अच्छाई को देखती है इक्विटी। या फिर ये ऑल ऑफ द अबव, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तीन ऑप्शन, वो सारे इक्विटी के अंदर शामिल हैं। ऑल ऑफ द अबव। जी, करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इक्विटी के अंदर मोरालिटी भी है, नेचुरल जस्टिस भी है, अपराइटनेस भी है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सर अपराइटनेस मीन सच्चाई, दुरुस्तगी, अच्छाई, इस मीनिंग में आता है। सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है UBI just iBay medium मीन्स, बड़ा ही फेमस मैक्सिम है ये। तो इसके मीनिंग बताने हैं, इसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। देयर इज, फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी। देयर इज अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी, क्या कह रहा है? देयर इज अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी। सेकंड ऑप्शन है देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। थर्ड ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर दे सकते हैं आप? देयर इज अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी, जी ये करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। वर्ड्स वो सिमिलर टाइप के यूज कर रहा है कंफ्यूजन Yes, क्रिएट sir. करने के लिए, इसलिए फिर आपने बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, यानी कि कोई ऐसा रॉन्ग नहीं है कि जिसकी रेमेडी ना हो। रॉन्ग को क्या होता है कि जो किसी का लीगल राइट है, उसकी अगर किसी ने वायलेशन की है तो उसकी वायलेशन की सूरत के अंदर उसको पेनलाइज किया जाए, या फिर जो भी जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसको उसका राइट दिलाया जाए, उसकी दादरसी की जाए। तो अगर कोई रॉन्ग करता है तो उसकी रेमेडी भी लॉ ने दी हुई है, इक्विटी इन्हें दी हुई है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। सर मैंने एक बात पूछनी थी। जी सर इसके जो अभी न्यू पैटर्न आया है इसके लिए हमें ऑल जो मतलब कि कंप्लीट जो बुक है टेक्स्ट बुक उसको रीड करना पड़ेगा या जो इम्पोर्टेंट जैसे क्या करते थे क्वेश्चन उनको कर लें? ये देखें मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं अभी। टेक्स्ट बुक को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं ये आपकी बुक में से निकाले हुए, और आप इस बात के बारे में परेशान ना हो कि पैटर्न बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में अगर कोई भी किसी को भी ये पेपर दे दिया जाए तो इजीली वो सॉल्व कर लेगा। इसी पैटर्न के अच्छा मुताबिक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अगर कोई मैगज़ीन है तो उस मैगज़ीन का मीनिंग आना चाहिए आपको, और कोई केस लॉ वगैरह कोई इतने लंबे चौड़े वो केस लॉ नहीं पूछेगा। और इसके अलावा फर्दर जब कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है हमें कोई यूनिवर्सिटी से तो वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। सर टाइम हो गया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।